जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप लोग का तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा और बहुत ही सही मायने में चल रहा होगा। आप लोग देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे छात्र हमें पर्सनल मैसेज भी करते हैं कि देखिए, पहले जो हम लोग सेट मारते थे बीआरएसएससी का हो या फिर आप रेलवे से संबंधित हो, तो उसमें से जो है कि बहुत ही उसमें कम नंबर आ रहा था। जैसे आज ही एक लड़का जहानाबाद का था, ऐसे ऐसे बहुत लड़का था, लेकिन आज उनका हम स्टेटस भी चढ़ाए थे क्योंकि उनका मैसेज देख के हमें बहुत अच्छा लगा। तो उसमें से वो बता रहे थे कि पहले जब हम सेट लगाते थे लगभग 60-65 के अप्रॉक्स आता था नंबर, लेकिन अब जो आपका ये वीडियो देख के लगातार जो एक महीना वीडियो देखे, अभी मेरा हर एक सेट में 90 प्लस नंबर आ रहा है। तो समझ सकते हैं कि जब आपका 2 महीनों के अंदर, और जान रहे हैं कि बीआरएसएससी में कितना जीके जीएस का महत्व है, लगभग 75 क्वेश्चन जीके जीएस है। तो आप लोग अगर लगातार, हम ये आपको आशा दिलाते हैं, हम हाथ में हमेशा बुक लेके रहते हैं, आप लोग को बता दे कि अगर आप सही मायने में मेरे साथ तैयारी करते हैं तो आपको 75 जीके जीएस जो बीआरएसएससी में लगभग 18 लाख फॉर्म गिरा है, तो आपको उसमें से क्रीम लड़का बनना पड़ेगा। और क्रीम लड़का के लिए हम बनाएंगे वो क्रीम लड़का। जैसे आपका तैयारी अभी चल रहा है, अगर हम डेली 3 वीडियो डाल रहे हैं और तीनों वीडियो आप जो कि बहुत बारीकी से देखने का प्रयास करते होंगे डेली बेसिस पे, अगर आप अपने से नोट्स नहीं बनाते हैं लेकिन लगातार सुनने का अगर आप में क्षमता होगा, ये डेली बेसिस पे जो सुन रहे होंगे और इसे समझ पा रहे होंगे, उनके नंबर में बढ़ोतरी होना तय है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और 75 क्वेश्चन में 60 प्लस हमेशा मेरा जो है कि वीडियो से देख लीजिएगा। जितना भी वीडियो पड़ा हुआ है, आगे जितना भी हम करेंगे अधिक से अधिक कंटेंट, उसमें से आपको जो है कि क्वेश्चन एकदम लड़ना एकदम लाजमी है, लड़ेगा ही लड़ेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। क्योंकि बीआरएसएससी का जो लेवल है आराम से उसमें टच होगा। आप लोग लगातार बने रहिए। अभी देखिए, हम जो है कि पॉलिटी को खत्म किए हैं आपका इससे महेश बर्नवाल से, और उसमें ज्योग्राफी को हम कवर कर रहे हैं, और ज्योग्राफी के बाद अभी तुरंत हम जो पॉलिटी खत्म हुआ, पॉलिटी के स्थान पे हम लोग हिस्ट्री को डाले हुए हैं। और यह सब जैसे खत्म होगा, और साइंस तो कवर करा ही रहे हैं, और साइंस का जो वीडियो चल रहा है आपका एलपी टेक्नीशियन के लेके, तो वह एलपी टेक्नीशियन के लिए ही नाम नहीं है। जैसे बल का मतलब न्यूटन होता है, तो वो न्यूटन जो है कि आपको एलपी टेक्नीशियन में नहीं पूछेगा, आपको वो बीआरएसएससी में पूछेगा, अग्निवीर में भी पूछेगा, आपको एसएससी जीडी में भी पूछेगा। क्योंकि साइंस अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप साइंस को पढ़िए, ना कि आप बीआरएसएससी के लिए जो क्वेश्चन है वो कोई फिक्स नहीं करके भेजा गया है। क्योंकि बीआरएसएससी का सिलेबस उठाइएगा तो वो भी लिखा हुआ है, सीधा फिजिक्स लिखा है। आप जो है कि टेक्नीशियन का उठाइए तो उसमें भी फिजिक्स लिखा हुआ है। तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो कोई पटा हुआ क्वेश्चन है कि ये पढ़ लो, ये नहीं आएगा। हाँ, भले थोड़ा लेवल में उतार चढ़ाव रहता है, तो आपको हम लेवल पूरा लेके चलेंगे तो आपका आराम से कवर हो जाएगा। जो सीनियर स्टूडेंट होइएगा उनको लग रहा होगा कि नहीं ये बहुत अच्छा चीज मिल रहा है, इन्हें पहले से हमको देखना चाहिए। तो शायद हम पहले से जो है कि हम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब जो कर रहे हैं लगातार, आप लोग बने रहिए बिना कोई समय गवाए हुए। हम अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। तो आप लोग का जो है कि कल जो हम सवाल पूछे थे कि भारत और किस देश के बीच साइक्लोन संयुक्त सेना अभ्यास होता है, तो इसमें से जो सबसे बेस्ट जो कि आपका आंसर देने का काम किए हैं, उसमें से सबसे बेस्ट हम अवार्ड दे रहे हैं नवनीत सिंह राजपूत को। नवनीत सिंह आपका जो है कि बहुत ही आंसर परफेक्ट है। आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, एक सही मायने में तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन कहीं नहीं रुकेगा। आप लोग लगातार तैयारी करते रहिए, और जिस तरह से हमें प्यार दे रहे हैं बस प्यार को बनाए रखिए, और आपके तैयारी में हम कहीं कमी नहीं देंगे। तो चलिए, हम जो है कि विभिन्न प्रकार के छात्र जो कि उसका सही जवाब देने का काम किया है, हम लोग एक एक करके उस सबका नाम ले लेते हैं जहां हद तक हो। तो चलिए, उसमें से पंकज कुमार सही है, लोमेश राय आपका भी सही आंसर है, फिर है उसके बाद फिर आर के राज बिल्कुल सही है, फिर है उसके बाद आर के राज भी बहुत अच्छा से लिखे हैं, और नवनीत सिंह जो है कि बहुत सारे शायर भी लिखते हैं। तो वो लोग भी जो है कि थोड़ा मोटिवेट होते हैं देख के कि हमारे छात्र लोग जो है, हमारे दोस्त लोग जो है, वो अपने आप में तैयारी के लिए जो है कि बहुत ही दृढ़ इच्छा के साथ कर रहे हैं तैयारी। फिर है प्रवीण कुमार, आपका भी सही आंसर है। फिर है उसके बाद जो है कि अंकुर, आपका भी सही है। उसके बाद अंकुर और लिखते हैं, भैया आप लोग बहुत अच्छी तैयारी करते हो। तो हम लोग खुद एक रेलवे में जो सिलेक्टेड जो है कि आदमी है, तो हम लोग जो भी बोलेंगे वो परफेक्ट बात बोलेंगे, कहीं उसमें कोई किंतु परंतु नहीं रहेगा। और समझ रहे हैं कहीं इसमें कोई हम क्लास या बैच नहीं बेच रहे हैं जिससे कि आपको हम गलत से गलत कुछ बोल के जो है कि हम आपसे पैसा कमा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये समझ लीजिए, जो भी बोलेंगे जमीनी स्तर का बात करेंगे, और जमीनी स्तर से ऊपर उठे हुए आदमी है, तो हम सिर्फ परफेक्ट बात बोलेंगे। उसके बाद फिर आपके मनी, आपका भी बिल्कुल सही है, फिर यूजर करके सही है, फिर अंकज आपका भी सही है, फिर बासु बिल्कुल सही है। और बासु बार बार बोलते रहते हैं हम लूसेंट सीरीज लाइए, तो हम लूसेंट सीरीज भी लाएंगे। आप जितना हम एक्स्ट्रा फैक्ट यहां से देते हैं, आप लोग उस पर ध्यान रखिए। लूसेंट स्पीडी जितना है आपको सब यहीं से कवर हो जाएगा, लेकिन वो भी स्पेशल हम चलाएंगे, क्योंकि बिहार यूपी के अंतर्गत लूसेंट जो है कि बहुत आधार बुक माना जाता है। तो आप लोग के पास हम चलाएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। फिर उसके बाद है आपके आर के राज बिल्कुल सही है, फिर रंजीत कुमार बहुत आपका भी सही आंसर है।
फिर है बहादुर कुमार, बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर है सुमित फिजिकल एकेडमी, और सुमित फिजिकल एकेडमी इंडिया और इजिप्ट लिखते हैं, तो आप लोग को बता दें इजिप्ट जो था वह मिस्र का ही पुराना नाम था। तो आप भी बहुत ही अच्छा तैयारी कर रहे हैं, लगातार बने रहिए, और एग्जाम कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जाम को फोड़ के रखवा देंगे हम, आप टेंशन नहीं लीजिए। उसके बाद फिर है आपके जो है कि उसके बाद फिर है राजा बिहार करके लिखे हुए हैं, आपका भी सही है। फिर है आर के राज, सही है। उसके बाद फिर है आर के बूम करके, आपका भी सही है। उसके बाद फिर है आपका जो है कि आरजे राठौर करके। तो आप लोग लगातार बने रहिए हमारे चैनल पे। तो चलिए बिना कोई देरी के हुए हम अपने करंट अफेयर्स के सेशन को शुरुआत करते हैं। तो करंट अफेयर्स में आज हम लोग विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन को कवर करने जा रहे हैं, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ऑपरेशन में से आइए हम लोग कवर करते हैं आज का पहला ऑपरेशन, ऑपरेशन अमृत। ऑपरेशन अमृत, अब देखिएगा ऑपरेशन अमृत जो है ना, याद रखिएगा ऑपरेशन अमृत एक ऐसा अभियान है या एक ऐसा ऑपरेशन है, जैसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं गांव सब में या फिर कहीं कि हम अमृत पी लिए कभी मरबे नहीं करेंगे, कभी जो है हमेशा जिंदा रहेंगे। अमृत पीने का मतलब यही होता है, हमेशा जिंदा रहना। तो आप लोग को बता दे, अगर जानते हैं आजकल मामूली सा किसी को मस्तिष्क में दर्द हो जाता है या बुखार आ जाता है या शरीर दर्द करता है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके वो दवाई ले लेता है, इंग्लिश दवाई ले लेता है, एंटीबायोटिक वगैरह तुरंत खा लेता है। लेकिन एंटीबायोटिक दवाई तुरंत नहीं खाने का है, आप ज्यादा परेशानी में चल जाते हैं तभी आप यूज कीजिए, अन्यथा नॉर्मल में नहीं यूज कर सकते, उससे शरीर में नुकसान होता है। लेकिन वही अगर आप आयुर्वेदिक दवा खाते हैं तो उसमें से क्या होता है कि शरीर को नुकसान नहीं होता है, साइड इफेक्ट वगैरह नहीं होने देता है। लेकिन अगर आप एंटीबायोटिक दवाई का प्रयोग करते हैं तो आपके शरीर में नुकसान हो सकता है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और इसी एंटीबायोटिक दवाई के कम प्रयोग के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन अमृत का शुरुआत किया गया है। और सबसे पहले इसको अपनाने वाला राज्य बना है केरल। कौन बना है? केरल। और आप लोग को बता दें करंट अफेयर्स में भारत के अंदर केरल ही सबसे पहला ऐसा राज्य बना है जिन्होंने स्वास्थ्य के मामले में सबसे टॉप पे रहता है। स्वास्थ्य रैंकिंग में सबसे पहला स्थान केरल का है, क्योंकि वहां के आदमी सबसे अधिक शिक्षित है, सबसे अधिक। इसीलिए याद रखिएगा ऑपरेशन अमृत करके अगर पूछेगा तो सबसे पहले केरल के जो है कि मेडिकल विभाग के द्वारा जो है कि इसका शुरुआत करवाया गया है। और एंटीबायोटिक दवाई को कम करने के लिए याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और एंटीबायोटिक जो होता है वो आपके पेनिसिलिन नाम से जो है कि प्राप्त किया जाता है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और पेनिसिलिन का जो खोज किया था या एंटीबायोटिक का जो खोज किया था वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और चेचक के टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था, एडवर्ड जेनर ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, हाल ही में इजराइल और हमास के बीच संघर्ष को देख रहे होंगे आप लोग, इजराइल और हमास, इजराइल और फिलिस्तीन वगैरह के बीच जो कि आपका मुठभेड़ चल रहा था, लड़ाई चल रहा था, जो कि आप लोग न्यूज चैनल में देखते होंगे। उसमें भारत सरकार के द्वारा जो वहां पर ऑपरेशन चलाया गया है, वहां के व्यक्ति को मतलब भारत के व्यक्ति जो इजराइल वगैरह में रह रहे थे उसको सुरक्षित भारत में लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया। कौन चलाया? ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय चलाया। और आप लोग को हम एक बताए थे संयुक्त सेना अभ्यास अजय वॉरियर। अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के बीच है, अजय वॉरियर संयुक्त सेना भारत और ब्रिटेन के बीच है। और ऑपरेशन अजय जो चलाया है वह आपका इजराइल और फिलिस्तीन के बीच या इजराइल और हमास के बीच जो आपका चल रहा था मुठभेड़, वहां के जो भारतीय व्यक्ति वहां पर रह रहे थे उनको दिक्कत हो रहा था, उनको बोला आ जाओ भारत, हम ऑपरेशन अजय का शुरुआत किए हैं, टेंशन तुम लोग नहीं लो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन ऑपरेशन चक्र। ऑपरेशन चक्र जो चलाया है वह किसके द्वारा चलाया गया है आपराधिक माफियाओं को कम करने के लिए? तो आप लोग को बता दे, अगर आप कोई गलत काम करते होंगे या कोई नेता लीडर सब गलत काम करता है तो उसका माइंड चकरा के रख देता है सीबीआई। कौन चकरा देता है? सीबीआई। देखते होंगे बिहार के अंदर में जो है कि अब कांग्रेस को जो है कि जहां पर जो है कि सरकार जब गिर जाती है या फिर कांग्रेस वगैरह अभी सत्ता में नहीं है तो मोदी सरकार उस पर बार बार सीबीआई का जांच करवाते हैं, चाहे वो लालू यादव पे रहे या तेजस्वी पे रहे या उनके देखते हुए जितना भी धन संपत्ति है उसका जांच करवाते रहता है, झूठ से जो है कि उसको परेशान करते रहता है। यानी कहने का मतलब यह सिर्फ आपको हमको राजनीतिक मुद्दा नहीं बोलना, आपको याद करवा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि फालतू का सीबीआई दूसरे का जो है ना वो दिमाग को चकराते रहता है। यानी ऑपरेशन चक्र सीबीआई, ऑपरेशन चक्र सीबीआई, ऑपरेशन चक्र सीबीआई, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम भी आईएनएस चक्र था, आईएनएस चक्र था। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम भी आईएनएस चक्र था। और ऑपरेशन चक्र जो चलाया वह सीबीआई ने चलाया है। और वर्तमान समय में जो सीबीआई के प्रमुख है वह परवीन सूद है। कौन है? परवीन सूद है। और सीबीआई का स्थापना 1963 में हुआ था। और याद रखिएगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अर्थात केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो इसका फुल फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है,
ऑपरेशन कन्विक्शन। ऑपरेशन कन्विक्शन आप लोग को पता होगा भारत के अंदर में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री वर्तमान में है योगी आदित्यनाथ, वो किसी भी एक्शन को करने में कोई भी नहीं हिचकिचाता है, यानी कोई भी डिसीजन लेने में वो तुरंत एकदम क्विक डिसीजन लेता है। तो याद रखिए वहां पर देखते होंगे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मुस्लिम भी हैं, बहुत सारे हिंदू भी हैं। तो बहुत सारे मुस्लिम में से क्या होता है कि धर्मांतरण करवा देता है, यानी हिंदू का मुस्लिम में, मुस्लिम का हिंदू में जो धर्मांतरण होता है यानी धर्म का स्थानांतरण होता है, तो याद रखिएगा उसको रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के जो वहां पर माफिया के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की घटना को अंजाम दिया जाता है, उस सब पर ब्रेक करने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन जो शुरुआत किया यूपी ने। किसने किया? यूपी ने ऑपरेशन कन्विक्शन। और उसमें साथ साथ विभिन्न प्रकार के अपराधी शामिल होंगे और जो धर्मांतरण की बात करते हैं वो भी शामिल होंगे। और याद रखिएगा गौ हत्या को रोकने के लिए भी ऑपरेशन कन्विक्शन प्रयोग होगा। ऑपरेशन कन्विक्शन गौ हत्या। और भारत के अंदर में गौ हत्या या आपका गाय वाले हत्या पे जो रोक लगाने का काम किया गया है, याद रखिएगा इसको लेकर जो कानून बनाती है वो आपका पर्यावरण मंत्रालय बनाती है। कौन बनाती है? ये क्वेश्चन ओरिजिनल एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है कि गौ हत्या पर रोक लगाने का कार्य कौन सी कैबिनेट मंत्रालय करती है? तो पर्यावरण मंत्रालय करती है। कौन करती है? पर्यावरण मंत्रालय करती है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और ये सब के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन कन्विक्शन का शुरुआत किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा यानी करुणा में नो आ रहा है, करुणा में क्या आ रहा है? नो। और जब आप म्यांमार बोलिएगा तो म्यांमार में जो है कि आपका क्या आ रहा है? हल्का फल्का नो आ रहा है। म्यांमार यानी हल्का हल्का नो का सेंस आ रहा है, यानी करुणा म्यांमार। करुणा कहां है? म्यांमार। करुणा म्यांमार। करुणा म्यांमार यानी करुणा से म्यांमार चल जाइएगा। अब म्यांमार का शुरुआत मो से हो रहा है। वहां पर एक तूफान आया था जिसका नाम था मोचा। क्या नाम था? मोचा नाम के तूफान जो आया था वह म्यांमार को प्रभावित किया था। और याद रखिएगा वहां पर जो व्यक्ति को सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा या भारत के सेना के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम है ऑपरेशन करुणा। क्या नाम है? ऑपरेशन करुणा। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी आप लोग को कावेरी 3 अक्षर का है, सूडान भी 3 अक्षर का है। सूडान जो है वह वहां पर जो चल रहा था विभिन्न प्रकार के गृह युद्ध चल रहा था सूडान के अंदर में। तो वहां पर जो भारत के व्यक्ति को जो दिक्कत आ रहा था उसको वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी सूडान में। ऑपरेशन कावेरी सूडान में। और ऑपरेशन करुणा म्यांमार। ऑपरेशन करुणा म्यांमार। करुणा नो, म्यांमार नो। अब म्यांमार में मो से मोचा तूफान, मो से मोचा तूफान। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। विभिन्न प्रकार के तूफान आते हैं और बार बार उसका नामकरण अलग अलग देश के द्वारा किया जाता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और जो नामकरण किया जाता है वो विभिन्न प्रकार के लगभग 13 देश के द्वारा नामकरण करवाया जाता है और उसमें से अपना भारत भी शामिल है। अगर मान लीजिए बंगाल की खाड़ी या अरब सागर वगैरह से अगर वो तूफान उठता है तो विभिन्न प्रकार के देश ने बारी बारी से उस तूफान का नामकरण करता है। अपने यहाँ के पक्षी पे कर दे या किसी जानवर के नाम पे कर दे, यानी खूब तेज आ गया तूफान तो समझिए उस देश में जो सबसे तेज पक्षी चलता है, सबसे तेज जानवर दौड़ता है, उसके नाम के नामकरण कर देता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे आप लोगों को पता है कि भारत ने जो एक तूफान का नामकरण किया था उसका नाम था ऑपरेशन तेज करके तूफान का नामकरण भारत ने किया था। तेज करके याद रखिएगा। उसी प्रकार से बाबर नाम का जो आया था वो आपका पाकिस्तान ने किया था। बाबर नाम का, समझ रहे हैं, नाम पे रहता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन मर्यादा जो चलाया गया था वो आपका उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। आप लोग को पता है, आपको हम बताएं कि सबसे अधिक जो ब्राह्मण निवास करता है इंडिया के अंदर में वह उत्तराखंड में निवास करता है। और उत्तराखंड में ब्राह्मण आसन पे बैठे रहते हैं। किस पे बैठे रहते हैं? यानी आसन आर्द्र भूमि का संबंध भी उत्तराखंड से है। और वहां पर जो रहते हैं आपके पंडित लोग या ब्राह्मण लोग वो आपके आसन पे बैठ के मर्यादा में रहते हैं। कैसे रहते हैं? ऐसा नहीं कि कुछ खा पी के आगे पूजा करना शुरू कर दिए, वो तो उनका अलग मैटर है। लेकिन जो नियमता कहता है कि आपको हमेशा जो है कि शुद्ध रहना पड़ेगा। और याद रखिएगा आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा। यानी मर्यादा में उत्तराखंड का आदमी रहता है। कहां का आदमी? यानी ऑपरेशन मर्यादा का संबंध उत्तराखंड पुलिस ने शुरू करवाया है। काहे शुरू करवाया है? क्योंकि उत्तराखंड के अंतर्गत जितने भी पर्यटन स्थल है, जितने भी मंदिर वगैरह है, उसको साफ सुथरा रखने के लिए वहां की सरकार के द्वारा ऑपरेशन मर्यादा को चलाया गया
है। तो ये आपको बार बार रिकॉल करवाएंगे। जब सुपर संडे होगा तो आपको जब बार बार रिवीजन करवाएंगे तो आपके माइंड में हम याद करवा देंगे। आप टेंशन नहीं लीजिए, आप सिर्फ लगातार मेरे लिए बन जाइए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि ऑपरेशन दोस्त का संबंध जो भारत सरकार ने चलाया था वह आपका सीरिया और तुर्की के बीच जो युद्ध चल रहा था। सीरिया और तुर्की पहले के जमाने में जो है कि अपने आप में दोस्त हुआ करते थे। सीरिया और जो तुर्की था वो अपने आप में दोस्त हुआ करते थे। और पता है कि वो कुछ ऐसा समय आता है, कुछ ऐसा गड़बड़ी आता है कि दोस्त में ही जो है कि मार हो जाता है या दुश्मनी हो जाता है। तो याद रखिएगा, सीरिया और तुर्की के बीच जो है कि आपका ऑपरेशन दोस्त चला है। ऑपरेशन दोस्त और दोस्ती जो होता है वो आपके दो देश के बीच होता है। याद रखिएगा कि सीरिया और जो है कि तुर्की जो था ऑपरेशन दोस्त। और ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड और ऑपरेशन करुणा म्यांमार याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और ऑपरेशन कावेरी सुडान और सुडान की राजधानी खार्तूम है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है ऑपरेशन गरुड़ जो चलाया है। आप लोग देखते होंगे गरुड़ जो पक्षी है वह तो अभी बहुत कम मात्रा में मिल रहा है गरुड़, लेकिन गरुड़ जो है वह सीबीआई के रूप में सब जगह घूमते रहता था। सीबीआई के रूप में सीबीआई और एनसीबी भारत के अंदर में ये गुप्तचर संस्था के रूप में काम करती है। यानी कि कुछ ऐसा गड़बड़ी अगर देश में चल रहा होता है, घोटाला चल रहा होता है, तो वो सबको जो जांच करने का काम करती है वह आपका सीबीआई और एनसीबी करती है। तो याद रख लीजिएगा, इससे पहले आपको सीबीआई बारे में बताए थे, चकरा देता था। सीबीआई चकरा दिया और चकराने के साथ साथ जो है कि वह गरुड़ के रूप में भी काम करता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है ऑपरेशन मिशन अमानत। आप लोग को बता दें, अमानत मतलब होता है कि जो भी आपका धन संपत्ति है, नहीं बोलते हैं कि ये जो है कि अमानती घर है, इसमें हम अपना सब संपत्ति रखे हुए हैं। आप लोग ताला मार के रखते हैं। आप लोग हटाइए, क्वेश्चन नहीं जाने। आप समझिए, आपको हम दूसरे रूप में समझाते हैं। आप समझिए कि आप जब बड़े बड़े रेलवे स्टेशन पे जाइएगा तो वहां पर लिखा रहता है स्टेशन मास्टर का वो रूम अलग लिखा हुआ रहता है, वेटिंग हॉल अलग लिखा हुआ रहता है, उसके बाद फिर आपका टिकट घर अलग रहता है। तो उसी क्रम में एक घर वहां पर आप लोग गौर किए होंगे, एक घर होता है अमानती घर लिखा हुआ रहता है। अमानती घर जिसमें कि आपका सामान यानी माल आता जाता है, वहां से जो है कि आपका मतलब वो लोड और अनलोड होता है। मतलब वहां से सामान का लोडिंग होता है, उस शहर से दूसरे शहर भेजता है और वहां से लाकर उस शहर में रखता है, ट्रेन में देखते होंगे। उसी को कहता है अमानती घर कहता है। ये हटाइए, आप रेलवे में सफर करने के लिए गए, आप अपने साथ एक बैग लेके गए, बैग में 10,000 रुपया आप अपने अमानत के रूप में लेके गए कि भैया हम आगे जा रहे हैं शहर, हम कुछ धंधा पानी शुरू करेंगे अमानत के रूप में। अब तब क्या हुआ, रास्ते में आपका बैग झोल हो गया। और जब रास्ते में बैग झोल हो गया तो आप आरपीएफ के पास जाइएगा। किसके पास जाइएगा? तो बोलिएगा भैया देखें हम अमानत के रूप में इतना कुछ सामान लेके जा रहे थे, पैसा लेके आप जाइएगा 1 लाख लेकर, लेकिन आप 10,000 बताइएगा, लेकिन आपको बताना है ओरिजिनल जितना हुआ है, तो सब झोल पुलिस कर लेगा। तो आप समझिएगा कि मान लीजिए 10,000 लेके गए अमानत के रूप में, आपका खो गया रास्ता में, तो आरपीएफ बोलेगा कि क्या था आपका बैग में? तो आप बोलेगा भैया हम अमानत के रूप में 10,000 रुपया लेके जा रहे थे। तो इसका मतलब मिशन अमानत का संबंध जो है वो आरपीएफ ने शुरू करवाया है कि भैया किसी का सामान खोए नहीं, और जहां पर आप डेस्टिनेशन पॉइंट तक जा रहे हैं अपने घर तक सुरक्षित जाएं। समझ में आया कि नहीं? यानी मिशन अमानत का संबंध आरपीएफ के द्वारा या भारतीय रेलवे के द्वारा जो भी ऑप्शन में रहेगा आप टिक आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यानी कि सीधा इसमें रहेगा कि रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऑपरेशन? मिशन अमानत याद रखिएगा। एक और बताते हैं, रेलवे के अंतर्गत में महिलाओं को देखते हैं, महिला के साथ भी बहुत प्रकार की परेशानी देखने के लिए मिलता है रेलवे में। यानी रेलवे में महिलाओं को जो है कि बहुत सारा जो है कि छेड़खानी भी किया जाता है आम आदमी के द्वारा। आम आदमी नहीं, जो भी उस कैटेगरी के रहते हैं। तो याद रखिएगा आरपीएफ उसे ब्रेक करने के लिए एक और ऑपरेशन चलाया है। महिलाओं को सुरक्षित अपने घर तक पहुंचाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन मेरी सहेली। ऑपरेशन मेरी सहेली का शुरुआत भारत के अंदर में एक रेलवे जोन है जिसका नाम है दक्षिण पूर्व रेलवे। एक सिर्फ पूर्व रेलवे है। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कलकत्ता है, लेकिन दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय भी कलकत्ता है और मेट्रो रेलवे का मुख्यालय भी कलकत्ता है। तो आप लोग को बता दें, उसी में से
जो है कि आपका दक्षिण पूर्व रेलवे जो है इसका मुख्यालय कलकत्ता में है, जिसको ब्लू चिप के नाम से जानते हैं, उपनाम से उस रेलवे जोन को, दक्षिण पूर्व रेलवे को। तो वहां के ही आरपीएफ के द्वारा पहली बार जो है कि ऑपरेशन मेरी सहेली का शुरुआत किया गया, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आपको बताते हैं, आप लोग को बता दें कि देखते होंगे कि रेलवे स्टेशन सब पर वो डुप्लीकेट पानी जो है कि आम आदमी लोग बेचते हैं, बगल उगल के इधर उधर के जो बेचते हैं, और उसको मना करता है हमेशा आरपीएफ बेचने से कि भैया आप लोग जो है ये पानी नहीं खरीदिए, ये पानी नुकसानदायक है, ये से आपको हानि हो सकता है। आप रेलवे का नीर चल रहा है, आप ये रेलवे का ही पानी यूज कीजिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो याद रखिएगा कि यानी कि क्या होता है कि जब आदमी को प्यास लगता है ना, प्यास का इंग्लिश होता है थर्स्ट। थर्स्ट मतलब प्यासा होता है, थर्स्ट मतलब प्यासा होता है, याद रखिएगा, थर्स्ट मतलब प्यासा। लेकिन जब आदमी ट्रेन पे सफर कर रहा होता है, देखते होंगे कि भारत के अंदर में ट्रेन का दुर्दशा क्या होता है, पूरा भीड़ चलता है ट्रेन में। तो जैसे वहां पर कोई भी पानी बेचने वाला है, बाहरी लड़का बेचने के लिए, तुरंत आदमी खरीद के वो पानी पी लेता है, तुरंत खरीद के। इन्हें लगता है ये रेलवे का है, पानी की कहां का पानी है, क्या हम पी रहे हैं, लेकिन हमको प्यास लगा है, प्यास बुझाने के लिए हम पी लेते हैं। यानी थर्स्ट को बुझाने के लिए हम पानी पी रहे हैं, पी रहे हैं नहीं पी रहे हैं, थर्स्ट यानी प्यास को बुझाने के लिए हम पानी पी रहे हैं। तो याद रखिएगा कि वैसा पानी नहीं पीजिए, आपको नुकसान हो सकता है। तो याद रखिएगा कि आरपीएफ के द्वारा कि बोतल बंद पानी को जो उसको अवैध तरीके से बेच रहा है, उसको बंद करने के लिए ऑपरेशन थर्स्ट का शुरुआत करवाया गया। किसका शुरुआत? देखिए कितना आसानी से समझा दिया। ऑपरेशन थर्स्ट मतलब प्यासा, यानी कि बोतल पैक बंद को पानी को ब्रेक करने के लिए ऑपरेशन थर्स्ट। वही आपका मिशन अमानत, अमानत यानी सामान लेके जा रहे हैं, अमानत यानी सामान लेके जा रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि आपका ऑपरेशन मेरी सहेली, सहेली जैसे माइंड में आया, अच्छा सहेली जो कहते हैं ना, लड़का अपना दोस्त को सहेली नहीं बोलता है, ठीक है, लड़का अपने दोस्त को दोस्ते बोल देता है, यार बोलता है। लेकिन वहीं पर अगर आप लड़की में लड़के का दोस्ती होता है तो समझिएगा, बोलता है अरे मेरी सहेली का शादी है, चलना है पूरा फॉर्म में। तो इसका मतलब है कि सहेली जैसे बोलेंगे तो समझना है महिलाओं को देना है सुरक्षा। उसी प्रकार से एक और आरपीएफ ने शुरू करवाया है ऑपरेशन, जिसका नाम है ऑपरेशन थंडर। ऑपरेशन थंडर का मतलब होता है, आप लोग देखते होंगे टिकट का कालाबाजारी होता है बहुत जगह। देखते होंगे कि आपके शहर में भी 10 दुकान पे काउंटर पे जो है कि आपका टिकट कट रहा होता है, भैया यहाँ पर जो है कि कंफर्म टिकट रेलवे का मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है। और वहीं पर आप जब जाइएगा काउंटर पे टिकट लेने के लिए, तो वहां पर भी आदमी लोग जो है ना सेटिंग करा के जो है कि आरपीएफ से जो है कि सेटिंग करा के, और वहां पर जो है कि पैसा एक्स्ट्रा जमा करके वो जो है कि कालाबाजारी करता है टिकट का। वो आपको नहीं देगा टिकट, लेकिन सेटिंग रहेगा, उसको मिल जाता है टिकट। तो इसका मतलब है कि टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए भारतीय रेलवे के द्वारा ऑपरेशन थंडर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, और आरपीएफ का जब इतना चीज आरपीएफ कर रहा है हमारे लिए, तो क्या आरपीएफ का अध्यक्ष याद करना हमारे लिए नहीं जरूरी है? तो याद रखें अभी यादव का पावर चल रहा है, यानी मनोज यादव आरपीएफ के अध्यक्ष मनोज यादव, और जो है कि मोहन यादव का पावर चल रहा है एमपी में, यानी कि वर्तमान में एमपी के जो मुख्यमंत्री है मोहन यादव है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना, और रेलवे बोर्ड के जो वर्तमान में अध्यक्ष और सीईओ बनी है, वो आपके जया वर्मा सिन्हा बनी है, याद रखिएगा। रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष और सीईओ बनी है, वो आपके पहली महिला बनी है, जया वर्मा सिन्हा। और रेलवे बोर्ड के जो पहले अध्यक्ष और सीईओ बने थे, वो बीके यादव बने थे, उसमें भी यादव अपना पावर दिखा रहा था, विनोद कुमार यादव, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और पहली महिला रेलवे ड्राइवर जो बनी थी सुरेखा यादव, उसमें भी यादव पावर दिखा रहा है रेलवे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, और याद रखिएगा कि ऑपरेशन उपलब्ध करके पूछेगा तो उसका शुरुआत भी आरपीएफ ने करवाया है, और उसमें किसी भी जो जरूरतमंद व्यक्ति है उसको टिकट उपलब्ध करवाया जाता है ऑपरेशन उपलब्ध के तहत। किसी भी व्यक्ति, जरूरतमंद व्यक्ति को टिकट जो उपलब्ध करवाते हैं, वह आपको करवाते हैं ऑपरेशन उपलब्ध के तहत, लेकिन टिकट की कालाबाजारी को जो रोकते हैं वो ऑपरेशन थंडर के तहत। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन गंगा आप लोग को पता होगा, तीसरा वर्ल्ड वॉर के कगार पे पहुंच गया था जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था। तो गंगा मैया से हम लोग विनती किए कि इसे रोक दीजिए। क्या रोक दीजिए भैया? तो बोला कि आप जो है ना, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, पूरा पावर फॉर्म में चल रहा है, तो याद रखिएगा ऑपरेशन गंगा मैया को हम लोग जो है कि विनती किए थे, तब जाके वो युद्ध जो है कि रुका, याद रखिएगा। यानी रूस और यूक्रेन बहुत बड़ा वर्ल्ड वॉर हो रहा था, उसे रोकने के लिए ऑपरेशन गंगा
कौन? गंगा। चलिए अब लोग हम जो है कि पीछे का कुछ जो है कि मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है कि जो भी था उसको हम लोग जो कि कवर करने का प्रयास करते हैं। तो आप लोगों के पास आज जो है कि हम लोग WPL पे जो है कि हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं 5 से 7 मिनट के अंदर। तो WPL पे जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, तो आप लोग को पता है जिस तरह से IPL होता है, इंडियन प्रीमियर लीग होता है, ये अभी तक अगर हम देखते हैं इतिहास क्रिकेट का, तो क्रिकेट में भारत के अंदर में IPL का शुरुआत जो हुआ था 2008 से हुआ था। 2008 से IPL हुआ था, लेकिन उसमें महिला खिलाड़ी नहीं खेलती थी, उसमें सिर्फ पुरुष वगैरह खेलते थे। लेकिन 2023 से, याद रखिएगा 2023 से पहली बार WPL का शुरुआत हुआ, यानी वोमेन प्रीमियर लीग का शुरुआत हुआ, यानी महिला प्रीमियर लीग का शुरुआत हुआ। और महिला प्रीमियर लीग जो 2023 संपन्न हुआ था, याद रखेगा वो नहीं क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि कब सेशन 2024 में हुआ। तो ये जब 2023 में जब पहला हुआ, तो 24 में दूसरा होगा। तो याद रखिएगा 2024 में हुआ है दूसरा, और 2023 में जो पहला हुआ था वो मुंबई जीता था। मुंबई जीती थी। कौन जीती थी? मुंबई की महिला टीम 2023 का जो है कि पहला सेशन जीतने का काम किया था। और याद रखिएगा 2024 जो भी हम चल रहे हैं, जो कि हाल ही में संपन्न हुआ है दूसरा WPL, तो दूसरा WPL में से याद रखिएगा इस बार जो विराट कोहली अभी तक नहीं कर पाए थे अपनी टीम के लिए, वो करके दिखाई है। वहां की जो महिला प्रीमियर लीग है, यह महिला क्रिकेट टीम है, ये जो RCB की महिला कमान संभाल रही थी, स्मृति मंदाना वहां की क्रिकेट कप्तान थी। तो याद रखिएगा स्मृति मंदाना ने पहली बार जो है कि बेंगलुरु को जो है कि यह कप दिलाने का काम किया। तो चलिए इससे संबंधित आप लोग को हम कुछ फैक्ट बता देते हैं। तो WPL जो इस बार हुआ था, इसमें कुल 5 टीम हिस्सा लिए थे। कितने टीम हिस्सा लिए थे? 5 टीम में से एक जो जीती है, एक हारी है, तो आपको याद रखना जरूरी है। जीतने वाले टीम RCB है, यानी बेंगलोर है, और हारने वाले टीम दिल्ली है, यानी हारने वाले टीम दिल्ली कैपिटल्स है, और जीतने वाले टीम हो गया आपका बेंगलोर हो गया, और उसमें से एक मुंबई भी खेल रही थी। 3 टीम हो गया। एक जीजी खेल रहा था, गुजरात जायंट्स खेल रहा था, यानी एक गुजरात कितना हो गया 4। एक यूपी खेल रहा था। कौन खेल रहा था? यूपी योद्धा ना, यूपी वॉरियर्स याद रखिएगा। यूपी योद्धा जो है वो कबड्डी का टीम है, यूपी योद्धा कबड्डी का टीम है। लेकिन यूपी वॉरियर्स जो है वो आपका महिला प्रीमियर लीग का जो है कि वो टीम है। तो कुल 5 टीम हिस्सा लिए थे, और 5 टीम ने हिस्सा लेके 23 फरवरी से लेके 17 मार्च तक इसका आयोजन हुआ। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग को बता दे कि भारत के अंदर में जो पहला मैच खेला गया था महिलाओं को लेकर, इस बार पहला जो खेला गया था वह आपका मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया था, जिसका आयोजन चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुआ था। और अब बात उठता है स्टेटिक में कि भैया ये भी बता दीजिए चिन्नास्वामी स्टेडियम कहां है? तो चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। कहां में है? और चेपक चेन्नई याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जो कंटेंट है आपके पास रख देते हैं। तो कुल कितना टीम हिस्सा लिया? 5। अब फाइनल कौन जीता? बेंगलोर। और हारा कौन? दिल्ली। हारा कौन? दिल्ली। और आप लोग को बता दे कि इसका पहला मैच मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच जो खेला गया था चिन्नास्वामी स्टेडियम में। और इसी में आप लोग को बता दे कि फाइनल मैच जो खेला गया, जो फाइनल मैच जो हुआ था आपका RCB और दिल्ली के बीच, वो आपका दिल्ली में ही खेला गया था, अरुण जेटली स्टेडियम में। अरुण जेटली स्टेडियम। और अरुण जेटली स्टेडियम जो है वो फिरोज शाह कोटला का नया नाम है। फिरोज शाह कोटला का नया नाम अरुण जेटली स्टेडियम है, याद रखिएगा। और आप लोग को पता है कि आपका अहमदाबाद में जो मोटेरा स्टेडियम है उसका नाम बदल कर जो कर दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम वो कुछ हिस्सा को कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आप लोग को बताना है विजेता RCB, उपविजेता दिल्ली। आप लोग को बताना है ऑरेंज कप का खिताब किसको मिला? तो आप लोग को बता दे ऑरेंज कप जो मिलता है वो सबसे अधिक रन बनाने वाले को मिलता है। तो आप लोग को बता दे ऑरेंज कप जो मिला है वो एलिसा पेरी को मिला है, एलिसा पेरी को। और यह कुल 347 रन मारी थी। वहीं पर पर्पल कप जो मिलता है सबसे अधिक विकेट लेने वाले को मिलता है, और वह जो विकेट लेती वह टोटल 13 विकेट ली थी। कितने विकेट? 13 विकेट। और पोसे पर्पल पोसे पाटिल, पोसे पर्पल पोसे पाटिल। और आप लोग को बता दें वो जो श्रीलंका पाटिल है पूरा नाम, सबसे अधिक विकेट लेने वाला, जिसको कि हम लोग पर्पल कप दिए हैं। तो याद रख लीजिएगा इनका संबंध भी बेंगलोर से था। इनका संबंध भी कहां से है? यानी कि ऑरेंज कप हो जाए पर्पल कप हो जाए, दोनों का दोनों जो खिताब गया है वो बेंगलोर के नाम ही गया है, क्योंकि पूरा टूर्नामेंट उन्हीं के नाम चल गया और ये दोनों रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम चल गया। ऑरेंज कप चल गया एलिसा पेरी के पास, और आपका श्रीलंका पाटिल के पास चल गया ऑरेंज कप, याद रखने, सॉरी पर्पल कप। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच।
फाइनल मैच जो खेला गया था 17 मार्च को, उसमें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जो दिया गया वो सोफी मेलेन्यू को दिया गया, सोफी मेलेन्यू को दिया गया। और सोफी मेलेन्यू का संबंध भी बेंगलोर से है। किससे? बेंगलोर से। आगे बढ़ते हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर इस बार किसे चुना गया? देखिएगा जितना भी आईपीएल होता है उसके बाद इमर्जिंग खिलाड़ी चुनता है। इमर्जिंग का मतलब होता है उभरता हुआ खिलाड़ी, इमर्जिंग उभरता हुआ खिलाड़ी। तो याद रखिएगा जैसे पिछला बार आईपीएल में इमर्जिंग में सुमन गिल वगैरह को चुना था, तो उसी तरह से आप लोग को महिलाओं में जो इमर्जिंग प्लेयर चुना है वो वही जो विकेट लिए है ना सबसे अधिक 13 विकेट, श्रेयांका पाटिल, तो उन्हीं को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। और मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी जो दिया गया वो दीप्ति शर्मा को। मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी दीप्ति शर्मा को, इनका संबंध जो था वो यूपी वॉरियर्स से था। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा छक्का जो मारी है इस टीम में आपका इस आईपीएल में वो शेफाली वर्मा लगाई है। कौन लगाई है? अब शेफाली वर्मा ने कुल 20 छक्का लगाई है। कितना छक्का? 20 छक्का। अगर पूछे सबसे ज्यादा चौका किसने लगाया है तो सबसे ज्यादा चौका लगाने वाले खिलाड़ी बने मैकलेनिंग। और मैकलेनिंग ने कुल 47 चौका मारी है। और आप लोग को बता दें ये जो मैकलेनिंग है इसके बारे में क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि मैकलेनिंग जो है कि किस टीम की कप्तान थी, तो मैकलेनिंग आप लोग को बता दे कि यह जो थी यह दिल्ली की कप्तान थी। किसकी कप्तान? दिल्ली कैपिटल की कप्तान थी। और आप लोग को लास्ट में बता दें कि जीतने वाले खिलाड़ी जो आरसीबी बने उनको 6 करोड़ रुपया दिया गया है। और हारने वाले खिलाड़ी जो या टीम जो बने दिल्ली उनको 3 करोड़ रुपया दिया गया है। और आपको एक सबसे लास्ट क्वेश्चन जो सबसे इफेक्टिव क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में कि 2024 का जो WPL खेला गया इसका आयोजक या फिर इसका स्पॉन्सर कौन था? तो टाटा था। टाटा याद रखेगा, टाटा। और आप लोग को बता दें इसमें सबसे महंगा खिलाड़ी जो चुना गया था वो चुना गया था एनाबेल सदरलैंड को जो कि दिल्ली ने चुना था। तो चलिए आप लोग को ये सेशन कैसा लगा आप लोग देखिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोग को यह आशा दिला दे, देखिए हम एक्स्ट्रा बात नहीं करते हैं, बस इसलिए करते हैं कि हमारे साथी, हमारे दोस्त, हमारे छोटे भाई जो है वो कहीं किसी के निगेटिव में आके इस ट्रैक से ना भटक जाए कि आपको यह सब क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन आप लोग को बता दे कि अगर धरती पे कोई ऐसा आदमी है जो कि बता दे कि तुम ये 100 क्वेश्चन पढ़ लो और वो आ जाएगा, तो फिर जो है कि आदमी काहे तक इतना मेहनत करेगा, 10-10 साल जो है कि बाल काहे अपना उड़ाएगा हवा में। तो याद रखिएगा वैसा कहीं कुछ नहीं है। बोलने का आदमी खूब बोल देता है लेकिन जब उसको सेट में बैठवाइएगा तो उसी का फट जाएगा नंबर उठाने में। लेकिन आप लोग को बता दे जब लगातार बने रहिएगा तो आप ही के पास वो आएगा जो पूछने के लिए कि आप कहां से पढ़े नहीं पढ़े, तो फिर आप गर्व से बोलिएगा कि हम यहां से पढ़े हैं और आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा। आप टेंशन नहीं लीजिए। तो चलिए आज का लास्ट सवाल आप लोग के पास पूछ देते हैं कि भारत के अंदर जो WPL खेला गया, महिला प्रीमियर लीग खेला गया, इसका विजेता टीम कौन बना? आप लोग इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। बस इसी उम्मीद के साथ हम अपने सेशन को आज समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।